हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और आज इसका फाइनल लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने बेटा यहाँ पे अब तक पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी जो दो गैमीट्स बने हैं वो आपस में मिलेंगे कैसे, तो हमने उनका मिलन करा दिया है। अब फाइनल यहाँ पे बात आती है इन दोनों गैमीट्स के फ्यूजन की, ठीक है। सॉरी, लो हो गई क्लास की शुरुआत, बढ़िया होगी अब, ठीक है। चलो बेटा, तो यहाँ पे अब इस चैप्टर में इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन कैसे होना है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी कहलाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, और उसके बाद आगे क्या क्या चीजें बनेगी। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं प्लीज यार जान जाओ। अब तक तो मैं हूं शिवांगी शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर, आपको पढ़ा चुकी हूँ ये वाला चैप्टर कंप्लीट आज, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो बी अटेंटिव इन द रेगुलर क्लासेस। ये क्लासेस आपको बेटा वीक में अभी 2 बार ही मिल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम टाइम टेबल आप नहीं बताते हो। बेटा टाइम टेबल मैंने आपको पहले ही आशु सर ने आपको बता दिया है। वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मेरी बायो की क्लास मिलेगी। अगर कभी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। सबसे पहले विल स्टार्ट विद डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स जिसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और एक छोटा सा टॉपिक है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है अक्सर लोग इसको कैसा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की डेफिनेशन रीड करा देते हैं और समझा देते हैं और तुमको लगता है हो गया तुम्हारा काम। लेकिन जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं हम तो ऐसा करेंगे नहीं, हम तो इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को भी हम अच्छे से करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सब कुछ समझ में आ जाए। सो नाउ let's start first with the double fertilization। अब जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन की, तो ऐसा कुछ रिलेटेड आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये भी बहुत जरूरी है, जोड़ना है हमें दोनों क्लासेस को। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, आपने बेटा प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। बेटा जिम्नोस्पर्म्स के पास भी पॉलन ग्रेन होता है, लेकिन इस पॉलन ग्रेन में आपके 2 गैमीट्स तो बनते हैं, लेकिन बेटा केवल इसमें से एक ही फंक्शनल होता है। जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन के अंदर जेनेरेटिव सेल 2 सेल बनाता है, लेकिन उसमें एक ही फंक्शनल होता है। एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि 2 मेल गैमीट्स होते हैं, दोनों काम करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा ओव्यूल भी बनता है, और इस ओव्यूल के अंदर होती है 2 आर्कीगोनिया। तो इस चीज को याद रखिएगा, खासकर जो नीट की तैयारी करते हैं। बेटा आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में तीनों में ही आर्कीगोनिया शब्द का इस्तेमाल होता है। आर्कीगोनिया बोले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ओव्यूल के अंदर 2 आर्कीगोनिया होते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा अब पॉलन ग्रेन का एक जो गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है, और ये जो 2 आर्कीगोनिया है ये भी हैप्लॉइड होते हैं। अब होता क्या है, इन 2 में से एक तो बना एग, और वो बेटा मेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और बनाता है एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट बनाएगा, फिर ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो, और यही तो आपका सीड है। तो ओव्यूल सीड बन जाता है, तो सीड के अंदर ही तो होगा, जो आप सीड को उगाओगे नया प्लांट निकलेगा, तो बेटा वही तो आपका एम्ब्रियो है। तो ये तो यहाँ पे कहानी हो गई, जाइगोट आपका डिप्लॉइड बन गया एक एग के साथ फ्यूज करके और एक लौते मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके। अब दूसरे आर्कीगोनिया का क्या होगा? दूसरा बेटा क्या करता है, ये बनाने में मदद करता है एंडोस्पर्म। नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म बच्चे? ये नरिश करता है एम्ब्रियो को। भाई एम्ब्रियो को बड़ा होना है ना, एम्ब्रियो को डेवलप होना है, उसके लिए उसको एनर्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जब सीड जो आप ग्रो करा रहे हो, आप पानी वानी सब कुछ दे रहे हो, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन पहले जब वो एम्ब्रियो बना होगा तब उसको सब कुछ कहाँ से मिला?
तब उसको सब कुछ मिलता है एंडोस्पर्म में। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा? जितना इसकी आर्किगोनिया का होगा उतना ही होगा। सो बेटा एंडोस्पर्म यहां पे हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब नहीं कोई अभी भी चीज समझ में आई? अब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं एंड देन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हमने बेटा क्या देखा था कि हमारे पास 2 मेल गैमीट होते हैं, यस और नो। और हमने पढ़ा था कि आपके ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग है और 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको बना देते हैं। ये मेरे पास ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के पार्ट्स, इन्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स वगैरह। इसके अंदर बेटा होता है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के पास क्या क्या होता है? 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, और बीच का सेल होता है सेंट्रल सेल, और उस सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कहानी अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब क्या करती है? दोनों मेल गैमीट्स को लेकर के आती है। तो यहां से आपकी पॉलन ट्यूब आई होगी। दिस इज दी पॉलन ट्यूब। और बेटा ये माइक्रोपाइल रीजन से यहां पे दोनों मेल गैमीट्स को लेकर के आती है ना। जिम्नोस्पर्म में एक ही मेल गैमीट है, यहां पे 2 मेल गैमीट है। नाउ सी व्हाट हैपेंस। 2 मेल गैमीट है, दोनों का कुछ कुछ करना होगा। बेटा एक मेल गैमीट या मेल स्पर्म सेल ये फ्यूज करता है एग के साथ और बनाता है जाइगोट। मेल गैमीट हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, जाइगोट बन गया डिप्लॉइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज फर्टिलाइजेशन, दिस इज सिनगैमी। भाई ये तो होना ही है, बच्चा तो बनेगा ही। अब इसके नरिशमेंट के लिए कौन बनेगा? यही जाइगोट बेटा आगे जाकर के बनाता है एम्ब्रियो, वो भी डिप्लॉइड होगा। चलो दूसरे मेल गैमीट के साथ क्या होगा? सेकेंड मेल गैमीट जो हैप्लॉइड है ये फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ये आपस में बेटा फ्यूज करते हैं और ये क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। तो उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि पहले वाले तो 2 न्यूक्लियस हो गए ना, सिंगल सिंगल। अभी दोनों फ्यूज कर गया तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सेंट्रल सेल हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी। हैप्लॉइड तब जब उसमें दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, लेकिन डिप्लॉइड तब जब वो दोनों फ्यूज कर गया। तो ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। हो गया। अब क्या बोला मैंने? 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली दिस इज डिप्लॉइड। तो बेटा दूसरा मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट fuses with the secondary nucleus which is now diploid, और ये बेटा बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। ध्यान से सुनिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 1 सेल
लाइक जाइगोट इज वन सेल, जाइगोट फिर डिवाइड होता है और बनता है एम्ब्रियो। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड, मेल गैमीट इज हैप्लॉइड, तीनों मिला उसने एक सेल बनाया ट्रिप्लॉइड, यानी 3 क्रोमोसोम के सेट हैं। और ये ही बेटा कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 चीजें फ्यूज कर रही है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि 3 चीजों का मिलन हो रहा है। Again, so sorry. Now, this primary endosperm nucleus ये डिवाइड होगा और ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। अब यहां पे समझो जो मैंने आपसे कहा था बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म था वो केवल फीमेल पार्ट से बन रहा था, तो वो हैप्लॉइड था। लेकिन आपका एंजियोस्पर्म के अंदर ये ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन साथ साथ हो रही है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जिम्नोस्पर्म में क्या कहते हैं? सिंगल फर्टिलाइजेशन। सो जिम्नोस्पर्म में बेटा एक ही फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। सो नाउ एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स हमको क्या देखने को मिलता है? एक हमको मिलता है ज़ाइगोट विच इज डिप्लॉइड, और एक में को मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। ज़ाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा, ऑब्वियसली डिप्लॉइड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाएगा, ऑब्वियसली ट्रिप्लॉइड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरे पास ओव्यूल था, मान लो ये अंदर का एम्ब्रियो सैक, तो यहां पे एग था, ये तुम्हारा ऐसा एम्ब्रियो बनते जा रहा है। दिस इज द एम्ब्रियो। अब 3 सेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 सेल बनाए ऐसा कुछ, मतलब अब एक सेल से बहुत सारे सेल्स तो डिवाइड होंगे। ज़ाइगोट एक सेल का होता है, एम्ब्रियो में तो बहुत सारे सेल्स हैं। अब एंडोस्पर्म क्या करता है? इसको नरिशमेंट देता है। तो इसके आसपास ये पूरा एंटीपोडल खत्म हो जाएंगे, सिनर्जिड खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या? यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म डेवलप होता है। अब अगर आप देखेंगे एंडोस्पर्म तो मैंने पूरे में फैला दिया, एम्ब्रियो मैंने थोड़े से में मिला दिया। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा कि ये जो एंडोस्पर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेवलप्स प्रायर टू एम्ब्रियो बिकॉज ये नरिश करेगा। भाई ये पहले डेवलप होता है, ये बहुत तेजी से डेवलप होता है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसको नरिशमेंट करना है, तो पहले खाना बनेगा तभी तो एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ये बेटा वो खाना है, ये फूड सोर्स है, इसलिए ये तेजी के साथ डेवलप होता है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, एंजियोस्पर्म्स में, ट्रिपेसी फैमिली में, ऑर्चिडेसी फैमिली में और पोडोस्टेमेसी फैमिली में, इनके अंदर आपकी एब्सेंट होती है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपकी इस तरीके से एब्सेंट है। नाउ अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, आप अक्सर कंफ्यूज होते हो कि किसने डिस्कवर किया। सो देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपके प्लांट्स में होती है, ये फ्लावरिंग नहीं, इसको फ्लावरिंग होना है ना भाई। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। ये बेटा कैमेरेरियस ने डिस्कवर किया था, बट ये रिप्रोडक्शन आपकी डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ये आपको नवास्चिन ने बताया था। तो नवास्चिन ने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने ट्रिपल फ्यूजन, और तब उनको पता लगा कि 2 फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है
कि डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया, देन इट इज नेवास्टिन। और अगर आपको बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने डिस्कवर किया, तब दैट इज कैमेरेरियस। ठीक है, नेवास्टिन ने कहा था ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और इस चीज को कंफर्म किया था एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम है गुइनगार्ड। क्लियर? ये 3 साइंटिस्ट आपको याद रखनी है। ऑलराइट, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे ना, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया जो कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। सो देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये ऐसा पॉलन ट्यूब बना और अंदर जाएगा ये 2 मेल गैमीट, एक पहुंचता है एग के पास और एक पहुंचता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब होगा क्या क्या, कौन सी चीज किसमें क्या क्या बनेगी। सो देखिए बेटा, मेरे पास फ्लावर था, फ्लावर में मेरे पास स्टेमन था, पिस्टल था। ये मेरे पास पिस्टल है जिसमें आपके पास यहाँ पे स्टिग्मा है, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने बोला ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और अब इसके अंदर क्या बन रहा है, आपका एम्ब्रियो बन रहा है और इसका खाना। सो देखिए बेटा, सबसे पहले तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सारे सेपल्स, सारे पेटल्स, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये सारे झड़ जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि सेपल्स, पेटल, स्टाइल, स्टेमन, these all fall off, ये झड़ जाते हैं। दूसरा बेटा, अब क्या होगा, सबसे बाहर मेरी ओवरी है, तो जो आप फल खाते हो वो आपका फ्रूट होता है, तो ओवरी मेरा फ्रूट बनती है, तो ओवरी फ्रॉम्स दी फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाएगी, सो ओवरी की वॉल बेटा फ्रूट की वॉल कहलाएगी, और इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। अभी आगे पढ़ेंगे। ओव्यूल क्या बनेगा, तो फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, सीड होता है, तो ओव्यूल आपका सीड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये डाइकॉट होगा, आपको पता है आपका मोनोकॉट, डाइकॉट के अंदर 2 कोटलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट के अंदर एक ही कोटलेडन होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब इंटेग्यूमेंट्स क्या है, तो ये बेटा इंटेग्यूमेंट्स थे जो आपके ओव्यूल को कवर कर रहे थे। तो ओव्यूल अगर सीड बनेगा तो ये सीड को कवर करेंगे, यानी कि इट इज अ सीड कोट। तो बेटा इंटेग्यूमेंट यहां पे बन जाएगा सीड कोट। अब देखिए, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, भाई 2 इंटेग्यूमेंट है, आउटर और इनर। आउटर इंटेग्यूमेंट बेटा आउटर सीड कोट बनेगा, आउटर सीड कोट जिसको कहते हैं टेस्टा, और इनर सीड कोट, इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोट बनाएगा जिसको कहेंगे टेगमेंट। तो 2 हमारे सीड कोट होते हैं 2 लेयर के, टेस्टा और टेगमेंट, जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट बनाते हैं। अब न्यूसेलस क्या था, तो बेटा यहाँ पे ये वाला सारा पार्ट, दिस वाज द न्यूसेलस। हमने देखा था कि इसका काम न्यूट्रिशन का होता है, तो इसने हो सकता है पहले न्यूट्रिशन दे दिया हो, ये खत्म हो गया हो, लेकिन कभी कभी ये फर्टिलाइजेशन के बाद रह भी जाता है, तब बेटा इसको पेरिस्पर्म कहते हैं। सो न्यूसेलस आपका यूज्ड हो जाता है, या अगर ये रिटेन करेगा तो बेटा इसको कहते हैं
पेरिस्पर्म। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्पर्म किस में देखा जाता है? एक आपका बीट में, आपका ब्लैक पेपर में, इनमें पेरिस्पर्म पाया मिलता है। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, इनका क्या काम था? इनका जो रोल था गया, एम्ब्रियो सैक में था, अब इसका कोई रोल नहीं है, सो दे विल डीजेनरेट। तो ये बेटा क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाइलम ऑफ द ओव्यूल, हाइलम क्या था? फ्यूनिकल से पूरी ओव्यूल की बॉडी जिससे जुड़ी थी उसको हाइलम कहा था। तो हाइलम इज द स्कार ऑफ द सीड। तो सीड पे जो एक लाइन सी होती है उसको हम हाइलम कहते हैं। सो दिस इज द स्कार ऑफ सीड, यानी कि ये ओवरी से उस साइड से जुड़ा होगा फ्यूनिकल के थ्रू। माइक्रोपाइल का क्या होगा? माइक्रोपाइल बेटा छोटा सा रह जाता है, ये हमारा माइक्रोपाइल था, तो ये रह जाएगा। सीड में छोटा सा छेद होता है जहां से पानी, गैसेस वगैरह जाएंगे। सो इट इज द स्मॉल पोर इन सीड जहां से वाटर और गैसेस एंटर करेगी। ठीक है, चलिए ये मेरा एक टेबल में है वन शॉट कि मेरे को पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। अब हम ये सारी चीजों को देखेंगे, हम फ्रूट पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, एम्ब्रियो पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब यहाँ पे अगली चीज, तो पहले क्या डेवलप होता है? एंडोस्पर्म डेवलप होता है। अब ऐसा नहीं है कि बना ही नहीं है जाइगोट, जाइगोट बन गया, लेकिन एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एंडोस्पर्म बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो एंडोस्पर्म में सबसे चीजें क्या इंपॉर्टेंट रखनी है कि ये एक तो बेटा ट्रिप्लॉइड होता है, दूसरी चीज इसकी डेवलपमेंट प्रायर होती है, पहले होती है। क्यों? ये क्या काम करता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन देने का। अब देखिए तीन तरीके का होता है, 1 2 3। ठीक है, अब ये तीनों तरीके क्या है इसको देखते हैं। हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहले स्टडी करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। बहुत सिंपल है इसका मतलब। होता क्या है? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, सेल्यूलर मतलब सेल्स, मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं बने। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वही तो डिवाइड हो रहा है। अब बेटा वो डिवाइड होता रहता है, कैरियोकाइनेसिस चलती रहती है, खूब सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। और जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, न्यूक्लियस बेटा अलग अलग सेल्स में नहीं जाएगा। तो यानी कि आपके पास भर के मेनी न्यूक्लियर कंडीशन हो गई। सो यहां पे ध्यान से देखिए, ये बेटा oospore, दिस इज नथिंग बट ये आपका एम्ब्रियो बन रहा है, ये जाइगोट आपका डिवाइड करेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा बेटा, ये डिवाइड हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स भी हैं, फिर एक मेरा सेंट्रल वैक्यूल, एक वैक्यूल बिल्कुल बीच में आ जाता है सेंट्रली। चारों तरफ मेरे क्या है? ये चारों तरफ मेरा क्या है? न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बहुत बार डिवाइड हुआ, और यहाँ पे करते करते ये पूरे में भर गया। सो ये मेनी न्यूक्लियस है। सो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड फॉर्म मेनी न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस यहां पे हो रही है, लेकिन अभी यहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। सो दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आप सभी ने नारियल पानी पिया होगा, जब बीमार होते हैं तो आप सभी ने नारियल पानी पिया होगा। और ये नारियल पानी क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो अभी तो उसमें इतना सारा न्यूट्रिशन होता है, क्या कहते हैं? नारियल पानी पियो।
भाई तू नारियल पानी पी, बढ़िया, इसमें देखो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, इसमें विटामिन है, कुछ फालतू की चीजें मत खा, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म. सो देखिए बेटा, द कोकोनट वाटर जो आपका होता है, इट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इसको हम कोकोनट मिल्क कहते हैं. ठीक है, चलिए. अब यार कच्चे नारियल में पानी होता है, सूखे नारियल में तो पानी नहीं होता. उसका नारियल का पानी कहाँ गया? और अगर आप सभी ने कंजके बिठाई होंगी, अष्टमी नवमी करी होंगी, तो हम याद है हम ऐसा पहले वाले दिन पे ऐसा नारियल रखते हैं, चढ़ाते हैं, फिर लास्ट दिनों में उसको फोड़ते हैं, उसमें से पानी निकलता है, फिर पी लेते हैं, फिर नारियल को काट करके प्रसाद में बांटते हैं. तो बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पानी ज्यादा निकलता है, पानी कम निकलता है. तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि पानी उसमें राई नहीं होगा. भाई शुरू में कभी वो नारियल जो आप कर रहे हो, प्रसाद कर रहे हो, वो बेटा कभी ना कभी हरा वाला नारियल होगा, यानी कच्चा, उसमें खूब सारा पानी होगा. एंड विद टाइम के साथ उसके अंदर क्या हुआ, वो नारियल पानी यानी वो एंडोस्पर्म धीरे धीरे यूज होता गया. एक्चुअली ये यूज कैसे हो रहा है, ये बेटा धीरे धीरे सेल्यूलर बनता जा रहा है. तो वो जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं अभी, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. जब वो पूरा रह जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो गया. एक्चुअली में क्या होता है, इसी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फिर साइटोकाइनेसिस होने लगती है और वो बन जाता है व्हाइट वाला पार्ट ऑफ द नारियल. सो देखिए बेटा क्या हुआ. अब हो सकता है शुरू से ही ऐसा हो, तो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ बेटा दो न्यूक्लियस में, यहाँ पे आपके दो न्यूक्लियस बने, फिर उसके बाद आपके दो सेल, साइटोकाइनेसिस भी हो गई, यहाँ पे आपकी मेनी सेल्स, करते करते यहाँ पे आपके क्या हो गया, मेनी सेल्स हो गए. सो दिस इज एग्जाम्पल द व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. तो वो बेटा आपका साइटोकाइनेसिस हो गई, इसलिए बहुत सारे सेल्स बन गए. दिस इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. अब तीसरा मेरा एंडोस्पर्म होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म. Now what is this हेलोबियल एंडोस्पर्म? बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा. हेलोबियल इन दोनों के बीच में आता है. अब कैसे बीच में आएगा देखो, पहले तो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस बना, फिर दो साइटोकाइनेसिस हुई. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके बाद लगे हाथ साइटोकाइनेसिस भी हो गई. तो यानी कि ये तो सेल्यूलर बन रहा है. एंड अब आप क्लियरली देख सकते हो कि चलाजल वाले एंड पे जो बनेगा दैट इज अ स्मॉल सेल, क्योंकि ऑब्वियसली एम्ब्रियो होगा तो यहाँ पे खाना ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा सेल बना. अब क्या है बेटा, ऊपर वाले में तो हो गई ओनली कैरियोकाइनेसिस, फिर लेटर इसमें हुई साइटोकाइनेसिस, लेकिन नीचे वाला एज इट इज है. तो पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर बाद में सेल बन रहे. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके दो सेल बने, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर एक में नहीं हुई और बाकी में साइटोकाइनेसिस लेटर ऑन होगी. इज दिस इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. और ये बेटा पाया जाता है हेलोबियल्स में. ठीक है, इसका नाम ही इसलिए ऐसे पड़ गया ना. ये कहानी खत्म हुई. अब हमें क्या बनाना है, एंडोस्पर्म का काम क्या था, नरिशमेंट करना. अब देखिए एंडोस्पर्म का होगा क्या, द फेट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी इसकी किस्मत क्या है, बेचारे को आगे जिंदगी में क्या मिलना है. एम्ब्रियो को सब कुछ पालन पोषण कर रहा था, इसका क्या होगा. दो ही कंडीशन है मेरी, है तो ये है, पहले डेवलप भी हुआ, कंडीशन मेरे पास दो है, या तो ये सारा खत्म हो जाएगा या बच जाएगा. यस और नो बेटा. अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन क्या हुई. एंडोस्पर्म अगर आपका यूज्ड हो गया, या अगर एंडोस्पर्म बेटा आपका रिटेन हो गया, तो यूज्ड हो गया यानी कि यहां पे आपको कोई एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा, यानी बेटा ऐसे सीड को कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. सो एंडोस्पर्म एक्चुअली खाना है. तो कभी कभी जब सीड बन गया उसके अंदर,
अब ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म शुरू से ही खत्म था, कभी हुआ ही नहीं, एंडोस्पर्म था, एम्ब्रियो भी डेवलप हुआ, पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है जल्दी जल्दी, चलो, तो पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, बट एंडोस्पर्म को सारा खा लिया एम्ब्रियो ने। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा था वो सारे एंडोस्पर्म को यूज कर चुका है। तो इस टाइप के सीड जो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, उसको बेटा एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अगर मेरे पास एंडोस्पर्म रिटेन करता है तो ऐसे सीड को बेटा हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। अब ये किस में देखने को मिलता है? सो देखिए बेटा, अब इसका एक लॉजिक समझो, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, सारी कहानी यहीं पे समझ में आ जाएगी। बेटा डाइकॉट्स कैसे होते हैं? मान लो मैं ऐसा सीड बना रही हूं, तो इसमें क्या होता है, 2 सीड लीफ होता है, इन सीड को हम सीड लीफ को कहते हैं कोटिलीडन, इथिक होता है, फ्लैशी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप मटर के दाने को खोलिए, राजमा के दाने को खोल लो और छोले के दाने को खोलो, इन सबको खोलो, तो वो जो 2 चीज में खुलता है, दैट मोटे मोटे पार्ट, दैट इज नथिंग बट कोटिलीडन। और जब आप खोलते हो छोटा सा उसमें वो पार्ट देखते होगे, छोटा सा, दैट इज द एम्ब्रियो। तो डाइकॉट्स में क्या होता है बेटा, सारा का सारा आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है पहले ही, एम्ब्रियो उसको पहले ही यूज कर लेता है। तो फिर आगे जब सीड जर्मिनेशन होगी तो शुरुआत के लिए तो और खाना चाहिए, तब कैसा होगा? तो इसीलिए डाइकॉट्स के अंदर 2 सीड लीव्स होते हैं मोटे मोटे, और उसको कोटिलीडन कहते हैं। तो थिक कोटिलीडन्स, क्योंकि इसमें फूड रिजर्व होता है। सो याद रखिएगा बेटा, डाइकॉट्स के जो सीड्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, इसीलिए उनके पास थिक फ्लैशी 2 कोटिलीडन होते हैं, और ये बेटा ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं मोनोकॉट्स की, तो जैसे कि आप राइस देखिए, गेहूं देखिए, वो तो ऐसा 2 में डिवाइड नहीं होता, एक ही दाना होता है, उसमें तो एक ही कोटिलीडन होता है, 2 तो नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है। तो यहां पे बेटा क्या होता है, थिन 1 कोटिलीडन होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में ही उनका सारा फूड रिजर्व होता है। ठीक है, चलिए। सो डाइकॉट्स के सीड्स होते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट्स के सीड होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब एक और चीज याद दिला रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइकॉट्स में एक एक्सेप्शन है, यानी सभी में पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज कैस्टर। तो कैस्टर का सीड जिसमें से कैस्टर ऑयल निकलता है बेटा, इस सीड में आपका ऑयल होता है। अब इसमें आपके 2 कोटिलीडन है, इट इज अ डाइकॉट, लेकिन इसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है। तो सभी डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, लेकिन बेटा कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म रिटेन करता है। सिमिलरली यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, सभी मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म होता है, लेकिन ऑर्चिड में आपका एंडोस्पर्म यूज हो जाता है जैसे डाइकॉट्स में होता है। सो प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें से कई सवाल बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। और अब आगे पढ़ते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो हमने देखा एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा है, अब हमें देखना है कि अंदर का एम्ब्रियो भी तो डेवलप होगा, एंडोस्पर्म को खा करके धीरे धीरे बड़ा होगा। अब भाई जो हम बीज को जब उगाते हैं जमीन पे, तो जिसमें से रूट और शूट निकलता है वो एम्ब्रियो में से ही तो निकलता है। तो वो एम्ब्रियो कैसे बढ़ा? डाइकॉट्स में अलग तरीके से बढ़ता है, मोनोकॉट्स में अलग तरीके से बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये डिवाइड होगा ना। सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
मेरे पास क्या था, ये ओव्यूल था, यहाँ पे मेरा धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और यहाँ पे मेरा एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है। दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एंडोस्पर्म। ओव्यूल जो है मेरा, ये बाहर वाला पार्ट, ये मेरा सीड बन जाएगा और तभी बेटा इस सीड के अंदर यहाँ पे आपके एम्ब्रियो होगा इसके अंदर। अब ये एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, सो देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो गए, ये जायगोट है बेटा। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपका एंडोस्पर्म बनाएगा और सेंट्रल सेल को क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला, क्योंकि न्यूक्लियस अंदर है तो ये मेरा सेल हो गया। अब एंटीपोडल्स मेरे डीजेनरेट हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, जो जायगोट है बेटा वो सबसे पहले 2 सेल्स में बटेगा। नीचे वाला सेल जो ऊपर होगा, मतलब माइक्रोपाइल की साइड पे, माइक्रोपाइल वाली साइड पे जो सेल होगा वो होता है बेसल सेल, उसको कहते हैं, ये लार्जर होता है। कैन यू सी दैट, ये जायगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ है, ऊपर वाला बड़ा है, इसको माइक्रोपाइल साइड पे इधर वाला, इसको बेसल सेल कहते हैं। नीचे वाले को बेटा कहते हैं टर्मिनल सेल। अब ये टर्मिनल सेल क्या करेगा, तो मान लो ये बेसल सेल, ये टर्मिनल सेल, अब ये टर्मिनल सेल डिवाइड करेगा ऐसा, और इसको कहते हैं सस्पेंसर। ना व्हाट इज अ सस्पेंसर, सस्पेंड होने का मतलब सस्पेंड कर रही हूं, जैसे लटका रही हूं मैं कुछ, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक लंबा सा एक ये स्ट्रक्चर बना लेता है बहुत सारे सेल्स का। ये क्या करेगा, नीचे एम्ब्रियो को लटकाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा आपका एंडोस्पर्म होगा, और ये बेटा जायगोट आपका ऐसा एम्ब्रियो को यहाँ पे लटकाएगा ताकि एम्ब्रियो उसको अच्छे से खा सके। सो यहाँ पे दिस टर्मिनल सेल, ये बेटा कहलाता है सस्पेंसर सेल भी, क्योंकि इसने क्या किया, ऐसा सस्पेंसर बनाया। अब इस सस्पेंसर में पहले ऐसा गोल एम्ब्रियो बनेगा, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इसको 2 कोटिलिडन बनाने हैं क्योंकि हम डाइकॉट का पढ़ रहे हैं, तो ये फिर ऐसे डिवाइड होकर के ऐसे हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर फाइनली यहाँ पे ऐसा प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा जिसमें रेडिकल वाला पार्ट होगा, प्लीम्यूल वाला पार्ट होगा, और ये 2 कोटिलिडन। सो पहले तो इसको ध्यान से सुनो, हुआ क्या क्या। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं स्टेप्स, तो मुझको क्या मिला, पहले मेरे पास जायगोट था बेटा, जायगोट डिवाइड हुआ, एक बेसल सेल बना और एक टर्मिनल सेल बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्मिनल सेल डिवाइड हुआ और बेटा उसने बनाया सस्पेंसर। ये सस्पेंसर का काम क्या होता है, ये सस्पेंड करता है एम्ब्रियो को इन एंडोस्पर्म, ताकि एंडोस्पर्म से उसको सारा खाना मिल सके। अब बेटा क्या होगा, नीचे पहले बनेगा गोल सा एम्ब्रियो, छोटा एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर, उसके बाद बेटा हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप का, फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। बस यही आपके पॉइंट्स है डाइकॉट के एम्ब्रियो को। अब ये जो डाइकॉट का एम्ब्रियो ये आपको ऐसा दिख रहा है, अब मैं इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा बनाती हूँ जो आप इजीली समझ सके। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ये मान लो मेरे 2 कोटिलिडन है, दीज आर दी 2 कोटिलिडन, एम्ब्रियो है मेरे बीच में, दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये क्या होगा, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर बोले तो एपी, नीचे बोले तो हाइपो, इसके ऊपर वाला पार्ट इसको कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रही हूं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, आप कई बार इसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो इट इज द पार्ट ऑफ कोटिलिडन above
द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका एक बीच वाला पार्ट ले लिया मैंने, इसके ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल कह दिया, इसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल क्या होगा बेटा? इट इज द पार्ट ऑफ द कोटिलिडन बिलो द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। यही से मेरा प्लिम्यूल आता है एपिकोटाइल के पास, और यहीं से मेरा रेडिकल आएगा। प्लिम्यूल शूट देता है, रेडिकल रूट देता है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द रेडिकल, तो यहाँ पे होगा आपका हाइपोकोटाइल, दिस इज द प्लिम्यूल, तो यहाँ पे आपका होगा एपिकोटाइल। लुक एट हियर बेटा, अब इसको देखो यहाँ पे सीड में, तो ये आपका एक्सिस, ये रेडिकल, तो रेडिकल के पास वाला पार्ट इस रेडिकल के इधर वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एपिकोटाइल, फिर ये आपका प्लिम्यूल जिसमें से शूट आ रहा है। ठीक है, चलिए ये मेरा होता है यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपका क्या होगा? मोनोकॉट सीड में बेटा एक ही कोटिलिडन है, तो एम्ब्रियो जो कि सीड का लीफ, कोटिलिडन दैट इज सीड लीफ, तो यहाँ पे एक ही बनना है, दो कोटिलिडन नहीं बनाना। सारी कहानी यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी एक जाइगोट डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनेंगे, एक बेसल सेल बनेगा, एक टर्मिनल सेल, वो सस्पेंसर बनाएगा। उसके बाद तो इनिशियल तो सारे स्टेप सेम है, बट ये टर्मिनल सेल, अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसको मत करो नहीं तो आप गड़बड़ जाओगे। सस्पेंसर लिखा है, लेकिन इसके ऊपर वाला बेसल सेल होता है, दैट वी नो। तो हम इसको यहाँ से काट करके मैं इसको ऐसा दिखाती हूँ कि ये आपका सस्पेंसर है। यहाँ पे ओवरऑल मार्क कर दिया कि ये सस्पेंसर है और ये एम्ब्रियो को लिया है, तो ये सस्पेंसर बन रहा है। अब उसके बाद बेटा ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बनेगा, तो ये बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, बट यहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनता। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेप बोलूंगी तो पहले तो मेरा जाइगोट डिवाइड होगा बेसल सेल में, टर्मिनल सेल में। टर्मिनल सेल क्या बनाएगा? सस्पेंसर। फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला क्या बनेगा? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद मैच्योर। डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पे कोई हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो दो कोटिलिडन बना रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोटिलिडन एक ही चाहिए, तो यहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब अगर मैं उसको इस वाले डायग्राम से समझूं, जैसा हमने डाइकॉट्स पे बनाया बेटा, तो इसके पास ऐसा एक ही कोटिलिडन है, एक ही कोटिलिडन बनाया, दूसरी साइड नहीं बनाया। तो मान लो ये तितली और ये आधी तितली, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ? इस एक कोटिलिडन को हम कहते हैं ग्रासेस के अंदर स्क्यूटेलम। ग्रासेस बोले तो जैसे आपके राइस हो गया या वीट हो गया, राई हो गया, ये बेटा ग्रासेस होते हैं। ग्रासेस का जो एक बड़ा कोटिलिडन है, दैट लार्ज, एक ही सिंगल कोटिलिडन है लार्ज, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। ये क्या हो गई आपकी एम्ब्रियो की एक्सिस। तो यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस हो गया आपका। अब इसका वही ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा प्लिम्यूल है, यहाँ पे तुम्हारा रेडिकल है। यहां पे बेटा क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होती है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लिम्यूल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होती है ऐसे, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। रेडिकल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होती है, इसको कहते हैं कोलियोराइजा। तो सिंपल सा याद रखिए, कोलियोराइजा में आर आ रहा है, आर फॉर रेडिकल, तो रेडिकल की एक्स्ट्रा लेयर्स को कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, पी फॉर प्लिम्यूल, प्लिम्यूल की एक्स्ट्रा लेयर्स को कोलियोप्टाइल कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम को देखती हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये बेटा बड़ा सा कोटिलिडन, दिस इज द स्क्यूटेलम, ये आपका क्या हो गया? ये बाकी का पार्ट एम्ब्रियो। ना, ऊपर वाला पार्ट इज द कोलियोप्टाइल, ये प्लिम्यूल है, तो प्लिम्यूल की लेयर्स को हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। दिस इज द रेडिकल, रेडिकल की लेयर्स को हम कोलियोराइजा कहते हैं। एपीब्लास्ट क्या होता है? कुछ नहीं है। एक्चुअली डाइकॉट्स में क्या हुआ? दो कोटिलिडन होते हैं, यहाँ पे तो एक ही है, तो एक बन रहा लेकिन मैच्योर नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे आगे,
एक मैच्योर नहीं हुआ, पूरी तरीके से बना नहीं, छोटा सा रह गया, उसको एपिब्लास्ट कहते हैं। नाउ विद दिस थिंग हमने यहाँ पे एंडोस्पर्म पढ़ लिया, एम्ब्रियो पढ़ लिया बेटा। अब नाउ अगला डिफरेंस हम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से लिख पाए। डाइकॉट्स में बेटा 2 कोटिलिडन होते हैं, वहां पे आपका एक ही कोटिलिडन है। पोजीशन ऑफ प्लिम्यूल इज डिस्टल। अगर आप देखेंगे कोटिलिडन आपका प्लिम्यूल दूर है, रेडिकल ये माइक्रोपाइल वाला साइड है बेटा, प्लिम्यूल आपका उससे दूर है, इट इज डिस्टल। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ मोनोकॉट देखते हैं तो ये आपका कोटिलिडन के साथ में प्लिम्यूल होता है, सो इट इज लेटरली पोजीशन। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। हार्ट शेप मिलता है, वहां पे हार्ट शेप नहीं मिलता। सस्पेंसर बेटा बड़ा होता है। अब इसको ऐसे याद रखिए कि डाइकॉट्स का तो सारा एंडोस्पर्म खा देता है एम्ब्रियो, यानी कि सस्पेंसर काफी लंबा था और उसने सारा एंडोस्पर्म खा लिया, तभी तो एंडोस्पर्म यूज हो गया। तो डाइकॉट्स में सस्पेंडर लार्ज होता है, मोनोकॉट्स में सस्पेंडर छोटा होता है। इन केस ऑफ डाइकॉट आपका एंडोस्पर्मिक सीड मोस्टली एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे एंडोस्पर्म रिटेन करता है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सॉरी, हाँ, अब ये हो गई हमारी पूरी कहानी। अब मेरे पास बचते हैं 3 टॉपिक, फ्रूट, सीड और एपोमिक्सिस पॉलीम्ब्राइन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सीड और फ्रूट की। तो हमने देख लिया एंडोस्पर्म क्या है, हमने देख लिया एम्ब्रियो क्या है। अब होना क्या है, ओव्यूल इज फॉर्मिंग सीड, और बेटा ओवरी आपका फ्रूट बना रहा है। अब इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की मदद से इसको पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगी। सो लुक एट दिस डायग्राम बेटा, ये आपका एंडोस्पर्मिक सीड है और एक ही कोटिलिडन है यहाँ पे, तो बेटा ये आपका हो गया मोनोकॉट सीड, ये इसका एंडोस्पर्म रिटेन। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा मक्के का दाना है, मेज का दाना है, तो उसमें क्या होता है, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपका एक एम्ब्रियो में ये आपका स्क्यूटेलम हो गया, वन लार्ज कोटिलिडन, एंड दिस इज द एम्ब्रियो, दीज आर दी प्लिम्यूल, दिस इज द रेडिकल, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा, प्लिम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल। एंडोस्पर्म खूब सारा होता है, सो ये आपका हो गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड, तो खूब सारा रिटेन करता है। ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे इस एंडोस्पर्म के आसपास ऐसी बेटा एक लेयर है, इसको कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। एंडोस्पर्म के आसपास मोनोकॉट्स में एक एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके बाहर, और ये बेटा काफी ज्यादा प्रोटीनिशियस होती है, इसमें हाई प्रोटीन होता है। अब आपको क्या याद करना है, देयर इज एन एंडोस्पर्म, उसके बाहर एक पतली सी लेयर है जिसमें खूब सारा प्रोटीन है, उसको एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी डिप्लॉइडी। तो बेटा एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो ऑब्वियसली एल्यूरॉन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होगा, तो ये आपका 3n हो गया। अब ऊपर वाला देखिए, दिस इज अ डाइकॉट सीड, 2 कोटिलिडन दिखा रहा है। अब अगर आप सेकंड वाले को देखते हैं, भाई सीड कोट हो गया, कोटिलिडन हो गया, एंडोस्पर्म, ये तो भैया एंडोस्पर्म दिखा रहा है, यानी कि ये कौन सा सीड है, कैस्टर का सीड है। तो हमने पढ़ा था कि कैस्टर में आपका एंडोस्पर्म रिटेन करता है। अब एनसीईआरटी को रीड करते हैं, बाकी पॉइंट्स तो हमने सीड के पहले भी पढ़ ली। सो देखिए बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है। इसके 2 सीड कोट होते हैं, तो देयर आर सीड कोट्स जो कि इंटेगुमेंट से बनते हैं, कोटिलिडन होता है और बेटा एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। तो कोटिलिडन कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लेग्यूम्स की, तो लेग्यूम्स के केस में क्या है, लेग्यूम्स क्या होती है, दालें, पल्सेस। तो यहाँ पे एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, थिक एंड स्वोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। तो यहाँ पे आपके कोटिलिडन डाइकॉट्स के अंदर थिक होते हैं। एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, तो उसको नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। अब ये आपके कोई एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं बचता, इट इज यूज्ड।
तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पी और ग्राउंडनट, दीज आर डाइकॉट। अब यहाँ पे मोनोकॉट्स की बात की है तो मोनोकॉट्स को अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। मोनोकॉट्स के अंदर बेटा एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका रिटेन करता है। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। नाउ कैस्टर इज अ डाइकॉट, लेकिन ये मोनोकॉट में दिया है, यानी इट इज एन एक्सेप्शन। ब्लैक पेपर में और बीट में हमने क्या देखा था, न्यूसेलस रिटेन करता है, जिसको हमने पेरिस्पर्म कहा था। तो हम सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, इंटेग्यूमेंट्स की बात की है बेटा, तो इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल के हार्ड कोट है, माइक्रो मतलब उसका सीड कोट बन जाता है बेटा। अगर मैं माइक्रोपाइल की बात करूं, वो छोटा सा पोर रह जाता है सीड कोट में, जहां से ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होगी। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब है? देखिए बेटा, होता क्या है, जब आपने सीड, अब आपके घर में तो दालें वाले सब खाते ही हो, तो क्या सीड उग जाता है, क्या डब्बे में पड़े पड़े आपकी खेती हो जाती है? ऐसा होता है कि एक दिन खोला किचन का गेट और उसमें से बड़ा सा पेड़ निकल रहा? भाई ऐसा नहीं होता है ना। आपकी सीड क्या है, वो डॉर्मेंट है। दो सीड्स आर नॉट जर्मिनेटिंग। आपकी दालें, आपकी मटर रखी फ्रिज में, आपके राजमा जर्मिनेट नहीं हो रहे। क्यों? है तो वो सीड ही ना, क्योंकि वो डॉर्मेंट सीड है। डॉर्मेंसी सीड का मतलब क्या होता है, जब जो एक समय है कि आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। देखिए बेटा, सीड को जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी जब आप उसको चाहे सॉइल में डालो चाहे वैसे डालो, ऐसे हम अंकुरित करते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो उसमें से कैसे निकलता है, वो अंकुरित हो चुका है। आपने उसको पानी दिया, सीड कोट फूला और आपका ऐसे रेडिकल रूट निकलने लगता है, प्लूम्यूल निकलने लगता है, वो सीड जर्मिनेशन है ना। सीड के जर्मिनेशन के बीच के समय को, यानी जब तक वो जर्मिनेशन नहीं कर रहा, उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। अब ये डॉर्मेंसी है, यानी कि सीड जर्मिनेशन तो नहीं कर रहा। अब भैया ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, सीड तो मेरा खराब हो सकता है, उसके अंदर कीड़ा वीड़ा लग सकता है, फिर आप उसको स्टोर कैसे करोगे? एक को स्टोर किया तो सारे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, सीड क्या करता है, अपने अंदर का पानी को सुखा देता है। जो भी वाटर है, वो काफी सारा वाटर उसके अंदर सूख जाता है, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना लगे। सो देखिए बेटा, जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और रिलेटिवली ड्राई बन जाता है, यानी कि 10 से 15% मॉइस्चर उसका कम हो जाता है। इससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है और इस समय वो डॉर्मेंसी में है, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब वो जर्मिनेट कर जाएगा। आगे देखिए, सीड के एडवांटेज क्या है। सो देखिए बेटा, अगर पॉलिनेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, सीड अगर नहीं होगा तो भी नया प्लांट नहीं बनेगा। जंगलों में तो हम जाकर के खेती नहीं करते। क्यों? जंगल में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी जानवर ने कोई फ्रूट को खाया, खाते खाते वो उसको बीज कहीं उगा गया, छोड़ दिया, वो बीज वहां पे उसको कंडीशंस मिल गई, वो वहां पे ग्रो कर गया। तो देखिए बेटा, सीड के पास डिस्पर्जल की मतलब सीड का डिस्पर्स होना, यानी कि सीड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस तरीके से इसको नया नया हैबिटेट मिलता है, यानी अलग अलग जगह ये ग्रो करता है और ये अलग अलग एरिया में कॉलोनाइज करता है। सीड में अच्छा खासा सफिशिएंट फूड रिजर्व भी होता है बेटा। तो हम सीड्स भी खाते हैं, काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, तो वो एनर्जेटिक होते हैं, जैसे शिया सीड्स होते हैं, या याद नहीं आ रही, शिया सीड्स हो गए, और अलसी के सीड्स होते हैं, उनमें फाइबर बहुत होता है। और कौन से सीड्स होते हैं, आजकल चलता है ना ये फैशन, खाते हैं सीड खाते हैं, तो बेटा चलिए याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन चिया सीड्स वगैरह, दीज आर ऑल सीड्स ही हैं, इसको हम ऐसे खाते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। तो सीड्स बेटा एक्चुअली जब तक प्लांट के पास लीव्स वगैरह नहीं आते, फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर पाता, तब तक उसको खाना सीड के अंदर ही स्टोर मिलता है। तो इसीलिए सीड में हमेशा खाना होता है। अब अगली चीज बेटा यहाँ पे क्या लिखी है, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। अगर सीड को हम डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, डॉर्मेंसी में नहीं होगा, तो हम उसको एग्रीकल्चर में कैसे ग्रो कर पाएंगे। हम उसको अगले सीजन्स में ग्रो कराते हैं, इसी चीज के पॉसिबल तो करा सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है, तो उसको मैं मार्क करूंगी। कोई सीड की वाइबिलिटी का क्या मतलब है ना, सीड वाइबिलिटी,
जब तक किसी सीड में एबिलिटी हो टू जर्मिनेट। तो ये यहां पे मेंशन नहीं है, इसको मैं यहां पे लिख देती हूं। सीड वाइबिलिटी। तो सीड वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट। देखिए कई बार सीड कई सालों तक डोरमेंट रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसको सीड बैंक्स में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है ताकि सीड खराब ना हो, डोरमेंट रहे। और वाइबिलिटी का मतलब तब तक वो डोरमेंसी दिखा सकता है। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं, दे कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जिसका एक एग्जाम्पल है ओल्डेस्ट जो पाया गया है वो ल्यूपिनस का। ठीक है, ये कहां पे पाया गया है? आर्कटिक तुंद्रा से पाया गया है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड। तो हमने क्या देखा कि 10,000 साल के बाद भी वो जर्मिनेट किया और उसमें से फ्लावरिंग आई, यानी वो 10,000 साल तक डोरमिनेंट था, डोरमेंसी में था। रीसेंट रिकॉर्ड देखा गया है 2000 पुराना सीड, वो भी बेटा वाइबल निकला, वो डेट पाम का था, फिनिक्स जिसको हम कहते हैं। ये हमें डेड सी के पास पाया गया। किधर? जब हम एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है? जब हम खोजते हैं, हम देखते हैं, पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो करते हैं, तो यहाँ से उनको किंग हेरोड्स का जब पैलेस का एक्सकेवेशन किया तो वहाँ पे एक सीड मिला डेट पाम का, वो 2000 साल के बाद भी आपका डोरमेंट था, जिंदा था और वाइबल था, और उसने फिर से ग्रो कर किया। ठीक है, चल। सो विद दिस थिंग हमारा सीड यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज द फ्रूट। अब फ्रूट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। तो फ्रूट बेटा कैसे बनता है? तो एक्चुअली आपकी ओवरी से बना फ्रूट, और ओवरी के वॉल से आपका बना फ्रूट का वॉल। अब देखिए बेटा इसमें 3 वॉल होते हैं। इस फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। नाउ दिस पेरिकार्प ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। कौन कौन सा पार्ट? एक आपका होता है बाहर वाला विच इज द एक्सोकार्प, बीच वाला विच इज द मीजोकार्प, सबसे अंदर वाला विच इज द एंडोकार्प। मीजोकार्प किसी किसी प्लांट का फ्लैशी हो सकता है, किसी किसी का ड्राई हो सकता है। तो जैसे अगर मैं मैंगो की बात करूं तो जो मैंगो का छिलका है बेटा दैट इज द एक्सोकार्प, जो आप पल्प खाते हो दैट इज द मीजोकार्प, और गुठली को जो कवर किया है दैट इज द एंडोकार्प। ये तीनों मिला करके इज द पेरिकार्प। नाउ अनदर थिंग विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज, बेटा ये तो होते हैं फ्रूट जो कि आपकी ओवरी से बने। देयर आर सर्टेन ऐसे फ्लावर्स जिसमें आपका ओवरी फ्रूट नहीं बना पाता, फ्लावर के कुछ और पार्ट्स फ्रूट बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सो एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी ये बेटा क्या होते हैं? दीज आर फॉल्स फ्रूट। These are not made of ovary but thalamus। तो फॉल्स फ्रूट बेटा वो होते हैं जो कि ओवरी से ना किसी और पार्ट से बने, जैसे ये थैलेमस से बनते हैं। एग्जाम्पल एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अब तो हमने पेरिकार्प की बात करी, ठीक है। अब देखिए बेटा किसी किसी का फ्लैशी होता है जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, किसी किसी का ड्राई होता है जैसे मस्टर्ड और ग्राउंडनट। फिर यहाँ पे आगे क्या इंपॉर्टेंट है? फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स। तो हमने फॉल्स फ्रूट्स में देखा जैसे कि कैश्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ये आपका ओवरी से नहीं बना लेकिन थैलेमस से बना है। ट्रू फ्रूट्स जो आपका ओवरी से बनता है। नाउ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पार्थेनोकार्पिक को पढ़ेंगे बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं। फर्टिलाइजेशन हुई नहीं का क्या मतलब है? कि आपका जाइगोट नहीं बना। जाइगोट नहीं बना यानी कि आपका एक एम्ब्रियो नहीं बना, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब बेटा आपका जो ओवरी है वो तो फ्रूट बन गया लेकिन उसमें सीड नहीं होगा। यस और नो? भाई अगर फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं तो आपका फीमेल पार्ट से आपका फ्रूट तो बन गया लेकिन उसके अंदर सीड तो नहीं होगी।
ऐसे सीड को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। आगे आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंजेक्शंस लगा करके हम ऐसा हार्मोन्स प्रोवाइड करके फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पी से ग्रो कराते हैं। मार्केट में शादियों में कभी खाए हो ऐसे फल, वाटरमेलन, तो हम तो घर पे बड़े उसमें से बीज निकालते रहते हैं, थूकते रहते हैं, ऐसे खाया और निशाने मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। लेकिन शादियों में कभी खाया है वाटरमेलन में से बीज आया हो और ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो रही हो? नहीं, बढ़िया खाते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं होते। सो देयर आर मेनी फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब है बेटा फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना, और ऐसे फ्रूट्स आपके सीडलेस होते हैं। हम इसको अलग अलग हार्मोन से भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये यहाँ पे मेरा खत्म होता है मेन चैप्टर। अब यहाँ पे दो छोटे से टॉपिक रहते हैं, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अगले 10 मिनट में हमारा ये भी फर्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले मुझे समझना होगा कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तक सब कुछ हलवा था, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, ये आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आएगा ना, ट्रस्ट में आपको बड़ा मजा आएगा और हम डायग्राम बना बना करके सब चीज को समझेंगे। एपो यानी अवे, मिक्सिस यानी मिक्सिंग यानी फर्टिलाइजेशन। अवे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीड without fertilization is known as apomixis. कंफ्यूज मत होइएगा, पार्थेनोकार्पी was the formation of fruit without fertilization. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए? हम तो कहते हैं कि सीड तो सबूत होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन मैं कहती हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अब अगर मैं एक ओव्यूल की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट ओवरी के अंदर क्या तामझाम था। ओवरी के अंदर आपका ऐसा ओव्यूल था, ये थे आपके इंटेग्यूमेंट, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओव्यूल, अंदर वाला पार्ट वॉज द न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल को मैंने कह दिया था मेगास्पोर मदर सेल, MMC, रिमेंबर? मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, ओव्यूल ऑब्वियसली डिप्लॉयड है, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, ओवरी डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट बॉडी के पार्ट्स हैं। अब क्या होता था, ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता था बेटा, और 4 आपको हेप्लॉइड मेगास्पोर मिले थे, जिसमें से 3 डीजेनरेट होते थे, केवल एक ही फंक्शनल होता था, और उसके बाद ये 3 बार माइटोसिस करके आपको एम्ब्रियोसैक बनाता था। यस और नो? यही हमने चीज याद की थी। देखिए आपके इस ओव्यूल के अंदर 4 मेगास्पोर बने थे बेटा, जिसमें से 4th फ्रॉम द माइक्रोपाइल ही केवल फंक्शनल रहा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते थे। अब उसके बाद इस एक ने एम्ब्रियोसैक बनाया था। इस एम्ब्रियोसैक में सिनर्जिड, एग, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल था, तो ये एम्ब्रियोसैक में यहाँ पे बन गया था। दिस इज द एम्ब्रियोसैक व्हिच इज अ हैप्लॉइड। ऐसी ही चीज हुई थी। अब ये मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था।
अब मैं कह रही हूं सीड तो बन रहा है लेकिन बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे दो चीज हुई, एक हुआ मियोसिस और एक हुआ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पे तीन तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्या पता मियोसिस ना हुई हो, क्या पता फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई हो, लेकिन आपका सीड बना। भाई ओव्यूल तो प्रेजेंट है, ओव्यूल तो सीड बनाएगा, लेकिन ना ही यहाँ पे मियोसिस हुई और ना ही आपकी फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन सीड आपका बना। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि चलो मान लो मियोसिस तक सब सही था, लेकिन बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और आपका सीड भी बन गया। तो दोनों ही कंडीशन में या तो मियोसिस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन बेटा फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। इस एपोमिक्सिस में आप क्या क्या पढ़ेंगे? डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, इसीलिए ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इसी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर आपका टॉपिक आएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। इस साइकिल को देखिए बेटा, ये आपका ओव्यूल था, इसमें 4 मियोसिस से बने, एम्ब्रियो सैक बना, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एंडोस्पर्म बना, सीड बना, ये सारी कहानी। अब सीड तो आपका बनेगा, या तो मियोसिस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रही। यहाँ पे मियोसिस तो हो गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब देखेंगे एक एक करके कि ये कैसा होता है। बहुत सिंपल है, बहुत समझना इसको आसान है, केवल शब्दों को तोड़ते रहो, सब कुछ एकदम बढ़िया बैठेगा। पहले वर्ड को देखो बेटा, ये कह रहा है डिप्लोस्पोरी। डिप्लो वर्ड को तोड़ो, डिप्लो बोले तो डिप्लॉइड, स्पोरी बोले तो समथिंग रिलेटेड टू स्पोर। नाउ कैन यू टेल मी कौन सा ऐसा स्पोर है जो डिप्लॉइड है? बच्चों सोचो, सिंपल सा बताओ, कोई तुमको ऐसा सेल दिखता है, ऐसा स्पोर जो डिप्लॉइड है? स्पोर की तो यहां पे बात होती है, एक मेगास्पोर मदर सेल था, वो डिप्लॉइड है, वो मियोसिस करता है, 4 मेगास्पोर्स बनाता है, फिर उससे एक एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यानी ओनली मेगास्पोर मदर सेल आई कैन से इट इज डिप्लॉइड। मतलब ये याद करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा स्पोर बेटा जो आपका डिप्लॉइड हो, एंड वी नो दैट इट इज मेगास्पोर मदर सेल। इससे अगर आपका एम्ब्रियो सीड बनेगा, सो देखिए बेटा होगा क्या, ये आपके पास ओव्यूल है, दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल तो बेटा सीड बनाएगा, ये आपका इंटेगुमेंट, दिस इज द न्यूसेलस। यहां पे क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये बेटा आपका बनाएगा इसके अंदर एम्ब्रियो। सिंपल सी बात है। सीड, अगर सीड का मतलब क्या है, सीड को गाऊंगे इसमें से कुछ निकलेगा, तो सीड तो बनेगा, ओव्यूल सीड तो बनाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। अब कैसे बन सकता है? पहली कंडीशन डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी नाम वर्ड से सोचो, कुछ डिप्लॉइड स्पोर, मेरे पास एक ही होता है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। तो देखिए बेटा, ये मेगास्पोर मदर सेल, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये जो सेल है ये हो गया एम्ब्रियो सैक और ये जो न्यूक्लियस है ये बन जाएगा एम्ब्रियो। कह सकती हूं कि नहीं कह सकती कि भाई ये जो एम्ब्रियो सैक है यही बेटा आप पॉलन मदर सेल आपका एम्ब्रियो बनाना है। सीड के अंदर एम्ब्रियो तो होना चाहिए, सीड तो बन रहा है ओव्यूल से, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से ऐसा बना। तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल तो सीड बना, लेकिन इस सीड के अंदर आपका बच्चा कहां से आएगा? तो वो बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। सेल ने बनाया एम्ब्रियो सैक और सेल का जो न्यूक्लियस था बेटा वो मैंने कह दिया एम्ब्रियो।
तो यहाँ पे क्या हुई? क्या यहाँ पे मियोसिस हुई? नहीं हुई। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई? नहीं हुई। क्या यहाँ पे सीड बना? सीड के अंदर एम्ब्रियो था? हाँ था। तो दिस इज एपोमिक्सिस। अब प्लॉइडी कैसे होगी? तो ऐसा एम्ब्रियो तो डिप्लॉइड ही बनाना है, तो ये तो डिप्लॉइड ही हो जाएगा। हाँ, एम्ब्रियो सैक भी यहाँ पे डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो तो मेरे को डिप्लॉइड मिल गया, सीड तो मेरा डिप्लॉइड ही बनेगा क्योंकि ओव्यूल से बना है। अगर नहीं है, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सुनना। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला इज एपोस्पोरी। नाउ एपोस्पोरी वर्ड को तोड़ो। एपो मतलब अवे फ्रॉम स्पोर। स्पोर के अलावा कुछ और? अब स्पोर के अलावा कुछ और क्या है? ये मेरे पास ओव्यूल है बेटा। ओव्यूल तो सीड बनाएगा भाई, सीड तो बनना है ही है क्योंकि एपोमिक्सिस कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास इंटेग्यूमेंट है, उसके अलावा मेरे पास न्यूसेलस है बेटा, और मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब देखिए, अवे फ्रॉम स्पोर, इस मेगास्पोर मदर सेल से अब लेना देना नहीं है, किसी भी स्पोर से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कौन सा बचा? इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस। अब इंटेग्यूमेंट का भी सेल होता है, न्यूसेलस का भी सेल होता है। सो देखिए बेटा, इंटेग्यूमेंट का कोई सेल, तो ये सेल तो बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, और इसका न्यूक्लियस बन जाएगा एम्ब्रियो डिवाइड होकर के। न्यूसेलस का कोई सेल बन गया बेटा एम्ब्रियो सैक, और इसका न्यूक्लियस एम्ब्रियो, तो डिप्लॉइड निको एम्ब्रियो मिल गया। हुआ क्या? एपोस्पोरी यानी कि अवे फ्रॉम स्पोर। अब की मैं यहाँ पे ओव्यूल सीड तो बनाएगा क्योंकि एपोमिक्सिस कर रहे हैं, लेकिन सीड के अंदर एम्ब्रियो कहां से आएगा? तो या तो इंटेग्यूमेंट बना देगा, या तो इंटेग्यूमेंट का सेल एम्ब्रियो बना देगा, तो यहाँ पे भी एम्ब्रियो सैक है बिकॉज सेल हैज मिस्ड द एम्ब्रियो सैक, या न्यूसेलस ऐसा कर देगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? क्या यहाँ पे मियोसिस हुई? नहीं हुई। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ पे सीड बना? यस। एम्ब्रियो बना? यस। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें इसको। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी। अब ध्यान से सुनो। एडवेंटिव वर्ड आपने ऐसा कुछ कहां पे पढ़ा है? एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस शूट्स, यानी ऐसे रूट्स और शूट्स जो कि अपने असली रास्ते से नहीं आते। यानी एडवेंटिशियस शूट्स बोले तो जो प्लूम्यूल से नहीं आता, एडवेंटिशियस रूट्स बोले तो जो रेडिकल से नहीं आता। ना एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी, ऐसा एम्ब्रियो जो उसकी ओरिजिनल जगह से नहीं आए। कहां से नहीं आएगा? एग सेल से नहीं आएगा। एम्ब्रियो कैसे आता है? एम्ब्रियो जाइगोट से आता है ना। यहाँ पे सब पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन रहा था, इसके अंदर का एम्ब्रियो बनेगा। सेल न्यूक्लियस ने एम्ब्रियो बनाया, यहाँ पे भी एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो है, लेकिन यहाँ पे कोई एम्ब्रियो सैक नहीं होगा। अब देखिए कैसा, सिंपल है। मान लो ये आपका फिर से ओव्यूल, तो बेटा ओव्यूल को तो सीड बनाना ही है, ओव्यूल तो सीड बनाएगा। ये मेरा हो गया इंटेग्यूमेंट, ये हो गया अपना न्यूसेलस। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटेग्यूमेंट के सेल्स होते, अब इसमें क्या होता? कोई सेल, कोई एक सेल बन गया एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर एम्ब्रियो। यहां पे क्या हुआ? इसका कोई एक सेल ये बेटा डिवाइड कर गया, ये डिवाइड कर गया यहां पे, और ये बन गया एम्ब्रियो। यानी ये एक सेल यहां पे बेटा डिवाइड कर गया। हो सकता है न्यूसेलस के साथ ऐसा हो जाए। भाई जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? ऐसा एम्ब्रियो बनाता है।
तो हो सकता है यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाए। सो हुआ क्या बेटा, न्यूसेलस से बना एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी और ये इंटेगुमेंट से बना। हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कोई एम्ब्रियो सैक आपको देखने को नहीं मिला। क्या आपको कोई एम्ब्रियो सैक देखने को मिला? नहीं। एक न्यूसेलस का सेल बहुत सारा डिवाइड कर गया, वही एम्ब्रियो बन गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एम्ब्रियो सैक होगा उसके अंदर अब आपका धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा। नो, द सेल डिवाइडेड एंड इट बिकम्स द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे कोई एम्ब्रियो सैक नहीं था बेटा। क्या यहाँ पे मियोसिस हुई? नहीं हुई। क्या यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हुई? नहीं हुई। और सीड तो बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया। तो ये होता है आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी। अब एक चीज यहां से ध्यान से सुनो, न्यूसेलस में कोई एक सेल तो नहीं है, इंटेग्यूमेंट में कोई एक सेल तो नहीं है। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे न्यूसेलस के सेल, अब ऐसा नहीं होता कि दोनों सेल ही काम करते हैं। ये मतलब ऑप्शंस है, मतलब आपको क्वेश्चन में आता है कि ये कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली ये न्यूसेलस से भी हो सकता है और इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है। ज्यादातर न्यूसेलस से हो जाता है, इंटेग्यूमेंट सीड कोड बना लेता है। अब बहुत सारे सेल्स हैं और हो सकता है सारे सेल्स एम्ब्रियो बन जाए। कहने का मतलब है इफ more than one cell divides and form embryo, तो अब तो भैया आपके बन गए many embryo। तो अब आपके पास क्या हुआ, ओव्यूल तो आपके पास एक ही है, एक ही सीड के अंदर आपके पास बनते हैं many embryo। इसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोइनी। इसे क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोइनी। लुक एट दिस बेटा, कभी ये हमें सिट्रस पे देखने को मिलता है। संतरा कभी खाई हो, नींबू कभी खाया तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम वो बहुत सारे बीज पॉली एम्ब्रियोइनी, नहीं, बहुत बच्चे यही बोलते हैं। बेटा संतरा और नींबू तो फ्रूट हो गया, तो उसके अंदर सीड हो गए वो। अब उस सीड को अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो दिखेंगे। तो ये सीड को आपने पानी में थोड़ा भिगाया, सुखाया, अब उस सीड के अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो दिखे, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो। सो दैट इज, ये कैसे होता है? दिस इज पॉली एम्ब्रियोइनी और ये कहीं ना कहीं एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी से होता है। नाउ द लास्ट इज बेटा पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस चाहे प्लांट्स में कहूं चाहे एनिमल्स में कहूं, सिंपल सी चीजें होती है यहाँ पे कि यहाँ पे एग से आपका बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है एम्ब्रियो। होता क्या है, आपके पास हैप्लॉइड एग होता है, हैप्लॉइड मेल गैमीट के साथ फिर एम्ब्रियो बनेगा बेटा, ऐसा ही जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। बट यहाँ पे एक ही गैमीट है, तो अब आपका ये जो एग होगा तो एम्ब्रियो भी बेटा आपका एन ही होगा, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन से बना। सो ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अभी तक क्या हो रहा था, हम पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बनाया था बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे हम सीड बना रहे हैं और सीड के अंदर एम्ब्रियो बना रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हमने जितने भी एपोमिक्सिस किए, यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो, यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो, यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस तो हो गई, एग तो बेटा बन गया, यहाँ पे एग तो बन गया, इसका मतलब बेटा मियोसिस तो हो गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपकी नहीं हुई। सीड तो अभी भी बनेगा ओव्यूल से, लेकिन उस सीड के अंदर हैप्लॉइड एम्ब्रियो होता है। आपने हनी बी का एक पढ़ा होगा, मैं आपको जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, वहां पे पढ़ाऊंगी कि हनी बी के अंदर जो मेल हनी बीज होती हैं, वो फीमेल एग जो जिनके पास स्पर्म नहीं आता, तो फीमेल का एग आया, मेल के स्पर्म्स आए, मिलकर के क्वीन हनी बी बनाता है। फर्टाइल, एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, चलो हनी बी के अंदर बेटा क्या होता है, तो एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं होता, दोनों में ही होता है पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी के अंदर बेटा फीमेल हनी बी डिप्लॉयड होती है और मेल हनी बी ड्रोन जिसको कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है। तो जब फीमेल का गैमीट मेल के गैमीट से मिलता है
तो आपको डिप्लॉयड फीमेल मिलती है। लेकिन जब आपका फीमेल का गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन का बनाता है ड्रोन्स मेल, तो ये पार्थेनोजेनेसिस तो हुआ बिना फर्टिलाइजेशन के। सो नाउ विद दिस थिंग ये चैप्टर हमारा अब अच्छे से कंप्लीट होता है। कोई भी चीजें बेटा आपकी छूटी नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। हम मिलेंगे अगली बार और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।